बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर ह्यूमन राइट्स। और आज हम इसमें दो बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है मैग्ना कार्टा और रूसो। ये दो ऐसे टॉपिक हैं या ऐसी इवेंट हैं, ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं कि जिन्होंने जो हमारी जो करंट पूरा ह्यूमन राइट्स का जो बेसिस है वो इन लोगों ने प्रोवाइड की है, इनकी स्ट्रगल से, इनकी मेहनत से। मैग्ना कार्टा मीन्स अ ग्रेट चार्टर इन 1215 ये इंग्लैंड में साइन हुआ, और यही बेसिकली जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसकी बेसिस है। इसके बैक में अगर हम स्टोरी देखें तो कुछ इस तरह से है कि इंग्लैंड का जो किंग जॉन बहुत ही क्रूर रूलर था, जो कि अनजस्ट के तौर पे पहचाना जाता था। बेइंतहा उसने टैक्सेस जो थे इम्पोज किए हुए थे, लोगों को ज़बरदस्ती या इनजस्टिस के तौर पे वो जेल में डालता था। इस तरह से उसने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम की हुई थी, ज़बरदस्ती वो टैक्सेस लेता था, इवन वो रैंसम के लिए भी जो है वो अगवा कर लेता था लोगों को। ये उस वक्त की किंग की हालत थी। इसकी वजह से जो कंट्री की जो नोबेल्स थे वो भी बहुत इसके अगेंस्ट हो गए थे, और उन्होंने एक दफ़ा एक चार्टर इस्टेब्लिश किया, एक चार्टर बनाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं। और ये जो नोबेल्स हैं दे प्रिपेयर डॉक्यूमेंट ऑफ राइट्स, जो कि 63 पॉइंट थे इस डॉक्यूमेंट्स के। और ये एक फील्ड थी जो रिवर थेम्स के साथ थी, वहाँ पे पूरी एक गैदरिंग हुई, और ये आखिर किंग जॉन जो है इसको साइन करने पे एग्री हो गया। और यहाँ पे जो एक हिस्टोरिक ओकेजन हुआ, और यहाँ पे किंग ने एक चार्टर ऑफ राइट्स पे, ह्यूमन राइट्स पे साइन किया। और तो ये राइट्स देखने में लगते हैं कि सिर्फ नोबेल्स के लिए हैं, और इसमें बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो नोबेल्स के बेनिफिट के लिए हैं, बट ये एक इनजस्टिस या अनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही जो बेसिस इस चार्टर ने प्रोवाइड किया। इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं, किसी को भी अनजस्ट तौर पे प्रिजन में नहीं रखा जा सकता वाइल उस पर ट्रायल न चलाया जाए। एक ओपन कोर्ट में उस पर ट्रायल होगा, उसको पनिश होगी, देन वो उसको जो प्रिजन के तौर पे जेल में रखा जाएगा। अनजस्ट या विदाउट ट्रायल जो है वो किसी को भी जेल में रखा नहीं जाएगा। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि तमाम लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, यानी अगर कोई पुअर है या कोई नोबेल है, कोई रिच है, कोई लेबर है, कोई, तो उसको डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट नहीं किया जाएगा। यानी वो जो राइट्स का जो एक साइट है वो एक जैसी होगी, जो लॉ है उसको एक ही तरह से तमाम लोगों को देखकर, यानी इक्वल राइट्स सबको हासिल होंगे। इसके अलावा जो ऑर्फेंस या विडो है उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, और जो फॉरेन मर्चेंट्स हैं वो भी जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उनको बिजनेस करने की आज़ादी होगी इंग्लैंड में। इसके टैक्सेस जो है वो नोबेल्स की मर्जी से लिए जाएंगे, यानी ज़बरदस्ती उस पर अननेसेसरी टैक्सेस इम्पोज नहीं किए जाएंगे। एक पॉइंट ये था। और इसके एक पॉइंट दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि पूरे कंट्री में एक ही वेइंग सिस्टम होगा, यानी जो वेट इस्तेमाल होंगे किसी भी चीज़ को वेट करने के लिए वो एक ही होंगे पूरे कंट्री में। इट मीन्स कि उस वक्त जो है डिफरेंट कंट्री में लोग अपने अपने तरीके से जो है वेट किया करते थे या मेजर करते थे चीज़ों को, बट ये चार्टर में ये लिखा गया कि पूरे कंट्री में एक ही वेट सिस्टम होगा, ताकि किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो उस वक्त मैग्ना कार्टा के थे, जो कि एक जो करंट हमारी आज की जो ह्यूमन राइट्स की जो एक कंडीशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। इसके बाद हम एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी रूसो को डिस्कस करेंगे। ये एक फ्रेंच फिलासफर था, और ये भी इसने भी ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उस वक्त जब
फ्रांस के रूलर भी बहुत ही हार्श और क्रूर थे और बहुत ही अनजस्ट किस्म के उनके जो एक्ट थे टूवर्ड्स इवन नोबेल और जो एक जनरल जो पब्लिक थी उनके अगेंस्ट। रूसो ने भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया जिसमें तमाम लोगों को इक्वल राइट्स थे और वो चाहता था कि ये राइट्स या ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उस वक्त के रूलर जो है इसको साइन करें जस्ट लाइक अ मैग्ना कार्टा और फ्रांस में भी एक सोशल लिबर्टी हो तमाम लोगों को। रूसो का ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था आगे जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो बेसिस बना, जो कि दुनिया में पहली जिसको हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन या अगेंस्ट द मनार्क जो है वो एक अपराइजिंग हुई और तमाम जो लोगों को जो है वो जो रूलर थे उनको और नोबेल उस वक्त के जितने भी नोबेल थे उनके तमाम को एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी सज़ा सुनाई गई और उनको पनिश बहुत ही हार्श एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसके बाद लेकिन हुआ ये कि उस वक्त जो रिबेलियन थे जिन्होंने पूरी जो किंग को हटा के खुद गवर्नमेंट हासिल की थी, वो किंग या रूलर जो प्रीवियस रूलर थे उससे भी ज़्यादा जो है वो हार्श और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गए, जिसकी वजह से जो रेवोल्यूशन था उसका जो बेनिफिट था वो किसी को नहीं मिल सका। लिहाजा जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने इन जो रिबेलियंस थे इनको हटा के एक नई गवर्नमेंट की बुनियाद रखी। इस तरह से थर्ड टाइम जो रेवोल्यूशन आया वो एक प्योर रेवोल्यूशन था और पूरी दुनिया में जो रेवोल्यूशन का जो यूँ समझ लें आप कहते हैं कि मदर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो यही फ्रेंच रेवोल्यूशन है और यहीं से तमाम दुनिया के रेवोल्यूशंस को इंस्पिरेशन मिलती है। ये इतना इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन और जस्ट बिकॉज ऑफ रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो उसकी बेसिस था। तो इस तरह से आज हमने अपने जो ह्यूमन राइट्स का चैप्टर था उसको कंप्लीट किया और इसके हम लास्ट में अब इसके लेक्चर के बाद इसकी MCQs हमारी जो या फिल इन दी ब्लैंक्स रह गई थी वो है और उसको आपको कॉपी डाउन करना है। थैंक यू।